हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु प्रवेश सर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी सॉलिड स्टेट से ही रिलेटेड अगले टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत होने वाला है आपके लिए खास, क्योंकि आपके नीट, आईआईटी एवं सीबीएसई बोर्ड, 11th बोर्ड, 12th बोर्ड सब में ये बहुत ही कॉमन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? तो वो टॉपिक हमारा है कि किसी क्रिस्टल में से, क्रिस्टल जालक में से जो एटम उपस्थित होते हैं, तो उसकी रेडियस और उसकी एज मीन्स कोर की भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखते हैं। मीन्स कोर की लंबाई, अब कोर की लंबाई को आपको मैंने बताया था कैसे शो करते हैं, ए से। ठीक है, और किसी क्रिस्टल जालक के जो परमाणु होंगे, परमाणु की त्रिज्या को हम कैसे शो करने वाले हैं, आर से, रेडियस। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस ए और आर के बीच डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल के बीच रिलेशन। ठीक है, तो आपके पेपर पर बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी सरल घनीय एकक सेल के लिए, या किसी काय केंद्रित घनीय एकक सेल के लिए, या किसी फलक केंद्रित घनीय एकक सेल के लिए उसकी कोर की लंबाई और त्रिज्या के मध्य संबंध बताइए। ठीक है, तो मैं बारी बारी से आपको आज ये करके दिखलाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपली। ठीक है, तो आप देखते हैं बिना समय गंवाए। तो जैसे कि सबसे पहले हम अपना डेरिवेशन करने वाले हैं SCC के लिए, मीन्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, आपको ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, SCC, BCC, FCC। ठीक, क्या होते हैं सरल घनीय एकक सेल। ठीक है, तो देखते हैं सरल घनीय एकक सेल क्या होता है। सरल घनीय एकक सेल हमारा एक प्रकार का, देखिए, ऐसा घनीय एकक सेल है जिसमें जालक बिंदु कहाँ पर होते हैं, हमारे जालक बिंदु हमारे केवल और केवल कोनों पर होते हैं। ये हमने पीछे की वीडियो पर क्लियर किया हुआ है। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाकर उनको देखकर क्लियर कर सकते हो अपने आप को। तो देखो, ये सरल घनीय एकक सेल है हमारा, और इस सरल घनीय एकक सेल पर जो हमारे एटम प्रेजेंट हैं वो कुछ कॉर्नर साइड पर इस तरीके से प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हो, पिछली वीडियो पर मैंने बतलाया था कि इसकी प्रत्येक जो भुजाएं हैं उन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। आप किसी भी अगर डॉट से या किसी भी एटम से देखोगे तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें 3 भुजाएं मिलती हैं। और चूंकि यहाँ पर तीनों ही भुजाएं आपस में क्या रहती हैं, इक्वल। चूंकि हमारा क्यूब है तो क्यूब की जो A, B, C तीनों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर। तो हम किसी को भी लंबाई, किसी को चौड़ाई, किसी को भी ऊंचाई मान सकते हैं। तो सीधे सीधे कोर की हमने जो लंबाई मान ली वो मानी A, और परमाणु की त्रिज्या क्या रहती है, R। तो इनके बीच जो रिलेशन अगर हमसे ज्ञात करने के लिए कहता है तो आप कैसे करोगे, वो भी सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। ठीक है, SCC के लिए। तो देखो, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ, आपको बिल्कुल बिल्कुल रट जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हो कि ये जो हम डॉट बनाते हैं ये क्या हैं, तो ये हमारे एटम हैं। क्या एटम और इस एटम के बीच इतना डिफरेंस होता है, इतना बीच में अंतर गैप होता है? नहीं। ठीक, तो ये उसके मान लो न्यूक्लियस, ये नाभिक बना दिए जाते हैं। और यदि मैं यहाँ पर उसी एटम को पूरा यहाँ पर फिल कर दूँ, अगर बना दूँ, तो कुछ इस तरीके से होगा हमारा वो एटम। ठीक, एक एटम मैंने ये बना दिया और इसी प्रकार एक एटम मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक, अब देखो, अब इस एटम और इस एटम कि ये दूरी जो होगी, ये चूंकि हमने मान लिया कि न्यूक्लियस है उसका, और ये न्यूक्लियस है, तो ये गोले का केंद्र है अगर, तो इतनी दूरी को हम क्या कहेंगे, R, और इतनी दूरी को भी क्या कहेंगे, R। तो इधर से इधर तक के बीच की कुल दूरी क्या हो गई, 2R। चूंकि पहले गोले की दूरी कितनी है, R, और दूसरे की भी कितनी हो गई, R। तो टोटल हमारा क्या हो गया, 2R। अब आपको पता है कि इस जो एकक सेल की प्रत्येक भुजा है उसको हम क्या कहते हैं, कोर की लंबाई, और उसकी माप कितनी है, A। चाहे इस वाली भुजा को देखें चाहे इस वाली भुजा को देखें वो भी A ही है,
और इतनी भुजा की भी माप जो है हमारी माप यहाँ पर वो भी कितनी है, ए ही है। ठीक, तो जब सभी भुजाओं की माप ए ही है तो हमने कहा कि अगर इतने यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 2r है और इस भुजा का कुल मान कितना है, a, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं a बराबर r प्लस r या a बराबर 2r, या फिर तुमको एक सूत्र तो ये देखो मिल गया संबंध वाला, या तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि r बराबर a अपॉन 2k। ये आ गया आपका जो है सरल घनी एकक सेल के लिए उसके परमाणु की त्रिज्या और उसकी कोर की भुजा के मध्य संबंध। ठीक है, बताओ क्लियर नहीं क्लियर? तो एक बार फिर से देख लो कि जैसे कि हमें पता है कि प्रत्येक जो यहाँ पर सरल घने एकक सेल में जालक बिंदु होता है या परमाणु होता है वो कोने पर रहता है, और उस कोने पर परमाणु जो होते हैं उनकी हम केवल ये मान लो कि यहाँ पर हम उनकी जो है नाभिक दिखा देते हैं, सेंटर दिखा देते हैं उनका। तो यदि हम उन सेंटर पर स्थित जो हमारे पॉइंट हैं उनके अगर हम सीधे सीधे एटम यहाँ पर शो करें तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर साइड में पीछे वाले दिखा दिया आपको। तो इसका ये वाले बिंदु से ये वाले बिंदु की बीच की दूरी कितनी मैंने मान ली, r, चूँकि किसी भी गोले की त्रिज्या कितनी होती है, r, तो यहाँ पर इस परमाणु के केंद्र से इतनी दूरी त्रिज्या हो गई, परमाणु त्रिज्या r। इसी प्रकार यहाँ पर भी इस गोले के लिए भी या परमाणु के लिए परमाणु त्रिज्या हो गई r। लेकिन हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि इन दो बिंदुओं के बीच या परमाणुओं के बीच जो कुल दूरी होगी, कोर की भुजा होगी, वो कितनी होगी, a। तो इसलिए इसका मान a बराबर कितना हो गया, 2r के। तो एक संबंध हमारा सूत्र सरल घनी एकक सेल के लिए आ गया ना, a बराबर 2r, या फिर r के पदों में लिख दो r बराबर a/2। तो ये रहा हमारा सरल घनी एकक सेल के लिए त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध। अब इसके बाद बात करते हैं हम BCC के लिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद अगला आता है हमारा BCC। अब BCC बताओ क्या होता है। BCC मीन्स बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मीन्स काय केंद्रित घनी एकक सेल, ये हमारा सूत्र होता है। तो SCC के लिए हमने निकाल लिया, यहाँ पे मैं साइड कर देता हूँ। SCC के लिए हमने संबंध सूत्र प्राप्त किया है r बराबर a/2। ठीक, इसको लर्न रखना है क्योंकि इससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं आगे। अब देखो ये हो गया पहला। अब देखो सेकंड देखते हैं, बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मीन्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, BCC के बारे में। अब BCC के बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि BCC क्या होता है कि वह है यूनिट एकक सेल जिसमें जालक बिंदु कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, जालक बिंदु हमारे कोने में उपस्थित होने के साथ साथ उसके एक सेंटर में भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये जैसे कि हमारे हो गए कोने में उपस्थित जालक बिंदु, अब इसके बाद ये हमने जालक में रख लिए। देखिए अब जालक के बाद एक कहाँ पर उपस्थित है, इसके सेंटर में भी उपस्थित है, यहाँ पर। ठीक, ये मान लिया हमने सेंटर पर। अब जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि ये जो है हमने डॉट जो रखी हुई हैं वो उस एटम के आप कह सकते हो न्यूक्लियस हैं। ठीक, क्योंकि परमाणुओं के बीच किसी क्रिस्टली ठोस में क्या इतना गैप होता है क्या, नहीं। तो अब यदि मैं उससे मतलब गोले की इस सेंटर की जगह गोले अगर रख देता हूँ, परमाणु रख देता हूँ, तो आपको देखना है कि आपकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है। देखिए अब देखो सबसे पहली बात तो बेस सेंटर्ड जो होता है क्यूबिक यूनिट सेल, तो आपसे मैंने कहा कि उसमें जो घनी एकक सेल के जालक बिंदु होंगे वो कोने में तो उपस्थित होंगे ही होंगे। कोने में उपस्थित होने के साथ साथ और कहाँ पर उपस्थित होगा, एक ठो केंद्र पर उपस्थित होगा। तो देखो मैं कुछ इस तरीके से उनको बड़े प्रारूप में आपको बना के दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये रख लिया अपना मध्य वाला और ये रख लिया फिर से इस सेंटर वाले के लिए।
कुछ इस तरीके से हमारे जालक बिंदु यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर अगर इस जालक पर हम अगर विकर्ण डालना चाहें तो इसका जो पीछे का डॉट है मीन्स जालक बिंदु है, तो वहाँ से हम कहाँ पर डालेंगे, इस आगे वाले डॉट पर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से डालना है तो हम कहाँ को डालेंगे विकर्ण, इधर पर। ठीक, तो मैं यहाँ से एक विकर्ण डालता हूँ, ये आगे हमारा विकर्ण, सीधा कर लेते हैं थोड़ा। तो जैसे कि ये हमारा विकर्ण है, अब किसी घन का जो विकर्ण होता है, आपने अगर पढ़ी हो थोड़ी सी मैथमेटिक्स, तो किसी घन का विकर्ण जो होता है वो घन का विकर्ण बराबर √3 इंटू ए, अर्थात √3 गुणे भुजा के बराबर होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले, √3 गुणे भुजा के। अब देखो आगे की बात, बस इतनी बात समझ में आ गई तो आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। ठीक है, बहुत सरल तरीके से आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर इस घनी एकक सेल में सबसे पहले हमने क्या डाला, विकर्ण डाला। ठीक, चूंकि विकर्ण हम कैसे डाल सकते थे, जब बीच में कोई हमारा जो है एक केंद्र बिंदु पर परमाणु हो, तो चूंकि काय केंद्रित था तो हम इस पीछे वाले डॉट से क्या किए, आगे वाले डॉट पर एक जो है विकर्ण डालते हैं। तो विकर्ण हमारा इस मध्य से सेंटर पर उपस्थित एटम से होते हुए यहाँ तक आता है। तो जिसकी जो भुजा की माप है घन के विकर्ण की, वो कितने के बराबर है, √3 गुणे भुजा के। ठीक, अब देखो आप जानते हो कि इसमें से किसी भी भुजा की बात कर रहे हैं अगर हम, तो सब भुजाओं का मान कितना है, घन की जो भुजाएं हैं उन सब के लिए घन की भुजाओं का मान कितना है, a। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √3 गुणे a के। ठीक, अब देखो इतनी बात क्लियर हो गई। अब घन के विकर्ण की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो देखो घन का जो विकर्ण है वो ये है। अब इस गोले की इतनी जो दूरी है वो क्या है, उस गोले की त्रिज्या है, तो वो हो गई r। अब यहाँ पर ये विकर्ण इस गोले से होकर पूरे पूरे भाग में जा रहा है, अर्थात उसका पूरा व्यास कवर कर रहा है। तो पूरा व्यास कवर कर रहा है तो इतनी दूरी अगर इसकी हो जाएगी r, तो इतनी दूरी और क्या हो गई, एक और r हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 2r। ठीक, इतनी दूरी आधी चूंकि इस गोले की हम त्रिज्या ले रहे थे तो r हो गई। अब चूंकि इसकी पूरी व्यास ही ले रहे हैं तो व्यास कितने के बराबर होता है, त्रिज्या के 2 गुना, तो यहाँ पर ले लिया 2r। और इतने गोले का भी कितना भाग अंदर आ रहा है, आधा, तो वो भी हो गई r। तो इस तरीके से r, 2r और r, यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, r + 2r और प्लस r इस घन की वैल्यू यहाँ गई। अब जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4r, 2, 3, 4, 4r इक्वल √3 इंटू a, या r बराबर √3/4 इंटू a के। ये लीजिए, ये आपका आ गया कोर की भुजा और उस जालक में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या के मध्य संबंध। अगर r के पदों में लिखोगे तो ये हो गया, और यदि a के पदों में आपको लिखना है ये, तो 4r/√3 हो जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार किसी बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जब भी हम उसकी भुजा और ओगोर की लंबाई के मध्य संबंध निकालते हैं तो क्या रहने वाला है, r बराबर √3/4। तो ये रहा हमारा दूसरा BCC के लिए, इसको भी लिख लेते हैं, r बराबर √3/4 इंटू a। कभी कभी ये पेपर में केवल संबंध पूछ लेता है, ठीक, कि r और a के मध्य एक नंबर पे संबंध केवल पूछ लेता है, और कभी कभी 2 से 3 नंबर पर आपसे इसको डेरिवेट करने के लिए भी कहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेस सेंटर्ड के लिए आता है तो आप कुछ इस तरीके से वहाँ पर उसको डेरिवेट कर सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, तो ये हो गया बेस सेंटर्ड का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अपने लास्ट FCC को देखते हैं। तो तीसरा हमारा क्या रहने वाला है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मीन्स FCC। अब FCC की बात करते हैं तो हमारा जो है डायग्राम है वो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जो FCC हमारा एक सेल होता है उसमें जो डॉट्स होते हैं, ये हमारे एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो कहाँ पर होते हैं, वो हमारे
कॉर्नर साइड में तो प्रेजेंट होते ही हैं और उसके साथ साथ हमारे फेस में भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए मैंने बनाना शुरू किया अपना जो है ये हो गए कॉर्नर के। अब इसके बाद इनको जो है मैंने देखो जोड़ दिया, ये बन गया हमारा सरल घनी एकक सेल। लेकिन हम किसके लिए निकालने वाले हैं? फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित घनी एकक सेल के लिए। तो आपको पता है कि फलक में कहाँ होते हैं? कॉर्नर में साइड जो है प्रत्येक उपस्थित होने के साथ साथ उसके प्रत्येक फलक में भी प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक आगे भी उपस्थित होगा और एक पीछे के फलक में उपस्थित होगा। इस तरीके से 6 प्रत्येक कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं हमारे क्यूब पर। तो प्रत्येक 6 फलक में से जो मध्य पर बिंदु होगा वो हमारा परमाणु जो है मध्य में उपस्थित रहेगा फलक में। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखो तो मैं सबको न दिखाकर आपको ऊपर वाले फलक पर देखो दिखा देता हूँ। तो इनको अभी जो है यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई देता रहे। ठीक, नीचे वाले रखे रहने देता हूँ ऐसे। तो देखो जैसे कि अभी तक किया था कि हमने क्या किया, ये डॉट हम मान के चल रहे हैं कि हमारे नाभिक थे। तो अब यहाँ पर हम ले आते हैं अपने एटम को। तो एटम हमारा देखो आने वाला है जैसे, तो इस तरीके से एटम आ रहे हैं। अब इन एटम्स को मैं अगर बनाऊं तो ये देखो ये हो गया साइड वाला। ठीक, अब चूंकि एफसीसी में फलक पर हमारा, फलक के मध्य पर हमारा जो है एक जो परमाणु आ जाता है, तो हम यहाँ से और यहाँ के बीच एक विकर्ण डाल सकते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ डाल दें। किसी भी फलक पे हम जो है 2 प्रकार से इस तरीके से विकर्ण डाल सकते हैं। तो ये देखो एक ये गोला रखा है हमारा, ये गोला बन गया, एक गोला हमारा या कहें एक परमाणु हमारा ये रखा हुआ है। तो इनके बीच में एक विकर्ण हमारा ये आ गया, देखो। ठीक, अब ये देखो आप सेम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर अगर देखो तो ये एक हमारा बन रहा है त्रिभुज। ठीक, अब यदि हम यहाँ मान लें कि इस बिंदु को ए, इस बिंदु को बी, इस बिंदु को सी, तो एक त्रिभुज तैयार हो गया ना हमारा, त्रिभुज ए बी सी। तो इस त्रिभुज ए बी सी में से इतनी भुजा का मान अगर मैं पूछूं कि इतनी भुजा का मान क्या है ए से बी का, तो ए है। और यदि मैं पूछूं बी से सी भुजा का मान कितना है, तो भी ए ही है। ठीक, लेकिन अगर ए से सी पूछूं तो क्या ए है? क्या नहीं, वो तो विकर्ण है, उसका थोड़ी मान ए ही हो जाएगा। उसके लिए आप जो है इन गोलों के आधार पर उसको निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर इतनी भुजा हमारी गोले की आ रही, तो वो क्या हो गई? आर हो गई। और इसके अंदर की पूरी दूरी अंदर आ रही है गोले की, तो 2r हो गई। और इसके आधे भाग की कितनी हो गई? r हो गई। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर बात करते हैं तो जैसे कि पढ़ा आपने कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण कौन है? एसी भुजा। हमने एसी भुजा को यहाँ पर कर्ण माना है। तो एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो एसी भुजा का मान कितना है आपका? r, 2r और r टोटल कर दिया, कितना हो गया? 4r। 4r का क्या कर दोगे? स्क्वायर। ए बी की भुजा का मान कितना? a स्क्वायर प्लस बी सी भुजा का मान a, उसका भी कर दिया स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर की है तो 16 और r के स्क्वायर की तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गए। इनको आप जोड़ दो तो 16r स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं r स्क्वायर बराबर ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बटे 16। हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना बचा? a स्क्वायर बटे 8, a स्क्वायर बटे 8 बचा। अब इसके बाद अगर हम इसकी स्क्वायर को इस पर आगे वर्गमूल कर देते हैं तो देखो आगे इधर ले लेता हूँ साइड पर, तो r बराबर रूट ए स्क्वायर बटे 8, हमने रूट इस स्क्वायर को इस पर कर दी,
तो क्या हो जाएगा, r बराबर स्क्वायर, ए तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 8 को बाहर निकालें तो 8 का वर्गमूल आप निकालोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो एक जोड़ा तो बाहर आ जाएगा, एक बाहर नहीं निकल पाएगा, तो बचेगा क्या 2√2। तो r बराबर a/2 ये आ गया हमारा FCC के लिए r बराबर a/2√2 कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या के मध्य संबंध। ठीक है, अब इसी को हम और थोड़ा सा सरलीकृत करके भी लिख सकते हैं। अगर हम और जैसे कि अगर इसको थोड़ा सरल करें तो सरल कर सकते हैं। कैसे सरल कर सकते हैं, देखें तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम इसका परमेयकरण कर दें, अर्थात इसमें हम √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो देखो r बराबर a/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर √2 का गुणा कराएंगे तो √2 हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4। ये आ गया हमारा एक और वैल्यू यहाँ पर r बराबर a/√2/4 के। तो पेपर पर कभी कभी ये वाला फार्मूला लिख कर आ जाता है, कभी कभी ये लिख कर आ जाता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, कि अगर r बराबर a/2√2 आ जाए तो भी ठीक। के परमाणु जालक के परमाणु की त्रिज्या 0.2 पिकोमीटर है, तो SCC, BCC व FCC प्रकार के एकक सेलों की कोर की लंबाई बताइए। ठीक, एक साथ मैं आपको तीनों बता देता हूं। तो सबसे पहले किसी जालक के परमाणु की, इस बार यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ हमको, तो हमको दिया हुआ है, इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो हमको r की वैल्यू दी हुई है 0.2 पिकोमीटर। अब इसको आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसको सेंटीमीटर या मीटर में बदलने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि हमें निकालना भी जो है वो एक दूरी ही है। ठीक, तो उसको हम पिकोमीटर के ही पद में निकाल सकते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं कि हम इसको बदलें। अब हमें ए निकालनी है, लेकिन SCC, BCC और FCC तीनों के लिए निकालनी है। तीनों के फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले अपना निकालते हैं SCC के लिए। तो SCC में हमने पढ़ा हुआ है संबंध r बराबर क्या होता है a/2 के। तो r की वैल्यू हमको दी हुई है, a बराबर निकालना है, तो a बराबर हमने निकाल लिया 2r। ठीक, a बराबर करेंगे तो क्या आएगा 2r। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 गुणे 0.2, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 0.4 पिकोमीटर। ये हमारा हो गया a का वैल्यू। ठीक, अब a की वैल्यू के बाद बारी है अगली। तो अगली वैल्यू क्या है हमारी, BCC के लिए देखते हैं। तो BCC के लिए हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला अपना क्या, r बराबर √3/4 इंटू a के। तो r का मान दिया हुआ है, a निकालना है, तो मैंने आपको कहा इसके पद में बदल लो, a बराबर कर लो, तो 4r बटे कितना हो गया √3। ठीक, तो आगे a का मान रखा, a का मान निकालना है 4, r का मान रखा 0.2 और √3 की वैल्यू रख दी 1.732। तो आगे हमने मल्टीपल किया तो क्या आ जाएगा, a का गुणा किया तो हो गया a बराबर 0.8, और 0.8 में आप भाग दे दोगे 1.732 का, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली। इस तरीके से आ गई आपकी BCC के लिए। अब बारी है FCC की। ठीक, तो FCC देख लेते हैं। तो FCC के लिए हमको फार्मूला बताया है मैंने आपको करके क्या, कि r बराबर होता है, ये लिखा हुआ है, इसी को यूज कर लेते हैं। चलो, r बराबर a/2√2। तो इस बार हमको फिर से a ही निकालना है, तो a बराबर 2√2 इंटू r हो जाएगा। तो a बराबर
2 का मान 2 की जगह 2 रख दिया, √2, r का मान दिया है 0.2, गुणे करा दिया। तो गुणा कराओगे तो आप क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0.4 और कितना आएगा √2। अब √2 का मान रख दो, 0.4 गुणे 1.414, इसका मल्टीपल कर लेंगे, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कितना इजी है। अगर आपसे कहा जाता है इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आता है, इसमें मैंने जैसे कि आपसे पिको त्रिज्या दी हुई थी, हो सकता है वहाँ पर कोर की लंबाई देकर आ जाए आपसे और त्रिज्या कहने लगे, ठीक। तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर ऐसी आती है तो हम उसको कर सकते हैं। बस हमें SCC BCC FCC के लिए फार्मूले जो है अपने बिल्कुल क्लियर रखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपसे फिर मिलता हूँ। ओके, गुड बाय।